तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और महातांडव सीरीज में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं फिर महातांडव सीरीज लेकर आ गया हूं। साइंस का विज्ञान का क्लास 8वां। स्टूडेंट, विज्ञान का क्लास 8वां है और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक वीडियो नहीं देखे हैं उसको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तुरंत जल्दी से देख लीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि महातांडव सीरीज में चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं और आज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, इसका उत्तर आप लोग को देना है। क्वेश्चन पहला है कि एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयतन की मात्रा कम होती है। क्या ऑप्शन सी यह एक कार्बनिक अम्ल है, कि ऑप्शन डी यह एक अकार्बनिक अम्ल है। चलिए बताइए कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, लेकिन क्यों है। इन चारों कंडीशनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। इसके आयनन की जो मात्रा होती है कम होती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपने सही दिया होगा, मैं आशा करता हूँ। और क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है, बताइए क्या होता है। ब्यूटेनॉन होता है कि प्रोपेनॉन होता है कि ब्यूटेनॉल होता है कि प्रोपेनॉल होता है। बताइए कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा। एसीटोन का आईयूपीएसी जो नाम होता है वो प्रोपेनॉन होता है। क्या, प्रोपेनॉन होता है स्टूडेंट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि लसिका में नहीं पाया जाता है। बताइए कि इन चारों में से लसिका में नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं कि लिम्फोसाइट्स कि श्वेत रुधिराणु कि उत्सर्जी पदार्थ। बताइए लसिका में कौन सा इन चार ऑप्शन से नहीं पाया जाता है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए सही आंसर बता देता हूँ कि लसिका में नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाया जाता है, बाकी ये पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा जो भाग होता है वो फल में बदल जाता है। पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय कि बीजांड। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब जानते हैं कि निषेचन के बाद जो पुष्प का जो भाग होता है कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चौथा भी क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, अब बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है तो तुरंत आंसर दे देंगे आप लोग कि 50 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता होगी। उत्तर लेंस की क्षमता अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दिया तो उत्तर लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 डायोप्टर होगा। इसको बताने की क्या जरूरत है आपको, तो ऐसे भी आपको सवाल लगा बहुत सारा बता दिया, तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्लस 2 डायोप्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी दिया है तो माइनस में नहीं, उत्तर लेंस की क्षमता पूछा है तो प्लस डायोप्टर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए और ये बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर होता हुआ तो हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा विगत वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें से यह है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। अब अवतल दर्पण में बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि यह क्या होता है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उत्तल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वह उसका आकार जो होता है वस्तु से छोटा होता है, लेकिन अवतल दर्पण जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसका जो आकार होता है वस्तु से बड़ा होता है। सिंपल यही अंतर होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, चाहे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भूमि के नीचे स्थित गर्म स्थानों से प्राप्त ऊष्मा अथवा ऊष्मीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है कि भूमि के अंदर गर्म स्थानों से प्राप्त ऊष्मा तथा ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है, तो देखिए उत्तर के माध्यम से समझ लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाचक एंजाइम, देखिए पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज अथवा वसा को वाष्य अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए पाचक जो एंजाइम होता है, देखिए ध्यान समझिए, जो पाचक एंजाइम होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, देखिए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को किस में, वसीय अम्ल में, एवं ग्लिसरील में परिवर्तित कर देता है। वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरील में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपको समझा गया ना कि पाचक एंजाइमों का कार्य क्या होता है। तो जो पाचक एंजाइम होता है, पाचन एंजाइम, तो पाचक एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को किस में, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरील में परिवर्तित कर देता है। सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि क्या होता है जब एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है। क्या होता है जब हम एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। तो देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल बनता है। एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल बनता है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं रासायनिक अभिक्रिया भी इसका लिख दिया हूँ, कैसे अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा जो है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। या तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है, या तो आपसे पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का एक उपयोग लिखिए, या तो दो उपयोग लिखिए या तो एक उपयोग लिखिए। तो हम दो बता देते हैं। पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और दूसरा कृत्रिम सिरका बनाने में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा कृत्रिम सिरका बनाने में, ठीक है, ये इसका उपयोग होता है एसिटिक अम्ल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां भी क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये हम लोग अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में, देखिए जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, तो जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, तो देखिए देख लेते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन। इसमें देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग कि इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरिमुखी दिशा में संवाहित होते हैं। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट इसमें लिखेंगे कि इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन। ठीक है, यहाँ पे देखिए जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन पूछा है, अंतर पूछा है दोनों में। तो पहले हम जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन बता दिए और फिर दूसरा बता देंगे फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन, तो अंतर समझ में आ जाएगा। तब देखिए फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन हेडिंग डालिए। पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरिमुखी तथा अधोमुखी होता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसमें जो होता है एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है स्टूडेंट। तो इस तरह यह क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया आपने। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, इसको तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ है। अब कौन कौन से लाभ हैं, तो पहला यह है कि लैंगिक जनन से
लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती हैं। और दूसरा यह है कि जीन के नए युग्मक बनते हैं जिसके कारण आनुवंशिकी की विविधता का विकास होता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टूडेंट, ये मालूम चल गया आपको कि लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे ढंग से पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स क्या हैं कि दो एंजाइमों के नाम लिखकर उनके कार्य बताइए। स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे कि पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व है। ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं। इन पदार्थों को विकर या एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम पाचक रसों में होते हैं। स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ये पॉइंट यहाँ निकल गया, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या होगा, तो अधपचय प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्लों में बदलता है। अब देखिए ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है कि अधपचय जो प्रोटीन होते हैं और पेप्टोन्स को, अधपचय प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको किस में बदल देते हैं, एमिनो अम्लों में बदल देते हैं। और जो यहाँ पे एमाइलोप्सिन है, इसका क्या क्रिया है कि विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंडल को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन का कार्य आपने देख लिया, एमाइलोप्सिन का कार्य देख लिया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह ही आपका ये क्लियर हो गया एंजाइम क्या है और किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लेकर उनके कार्य बताइए। तो देखिए एंजाइम हमने बता दिया और दो एंजाइम हमने लेकर उनके कार्य भी आपको डिफाइन कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को लघुत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।